डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है वो प्रशासनिक संबंध क्या है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण हमें जो दिखाई देता है वो किस आधार पर दिखाई देता है? सहकारी संघवाद के आधार पर दिखाई देता है। पिछले वीडियो में हमने केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंधों की बात की थी। अब हम केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की बात करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा स्पष्ट तौर पर केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया गया था, परंतु संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि शासन प्रणाली जो है उस शासन प्रणाली में शासन की इकाइयों के बीच परस्पर सहयोग होना जरूरी है। और इसी सहयोग और अंतर्निर्भरता की भावना को देखते हुए हमने भी देखा कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो सहकारिता के आधार पर सहकारी संघवाद हमें दिखाई देता है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे संचालित होते हैं, संविधान में इसके बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं आदि के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। देखिए, राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण, जो राज्य जो है वो इकाइयां हैं भारतीय संघ की। तो भारतीय संघ की जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार किस प्रकार राज्यों के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखती है, तो इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। देखिए, संघ सरकार अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को क्या प्रदान करती है? निर्देश प्रदान करती है। और इन निर्देशों की पालना कराने के लिए विभिन्न स्थितियां जो होती हैं उन स्थितियों में कौन कौन से अनुच्छेदों में किस प्रकार के निर्देश की बात हमारे संविधान में अंतर्निहित है, इसको हम देखें। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 256 अनुच्छेद 256 इस बात की घोषणा करता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद की जो कार्यपालिका है, संसद की जो विधायी निर्माण की शक्ति है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अर्थात राज्यों की विधानसभाएं या राज्य अपने कार्य करते समय, राज्य सरकार अपना कार्य करते समय ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे भारत की संसद द्वारा पारित या बनाई गई विधियां हैं, बनाए गए कानून हैं, उनकी अवहेलना हो, उनका उल्लंघन हो। तो ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई कार्य राज्यों की सरकारों द्वारा नहीं किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का उल्लंघन होता हो, अपितु उनकी हमें क्या करनी है? राज्यों को पालना करनी है। इसी के साथ अनुच्छेद 257 की अगर हम बात करें, 257 की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 257 ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि जो संघ द्वारा जो निर्देश प्रदान किए जाएं उन संघ के निर्देशों की पालना क्या हो सके? सुनिश्चित हो सके। राज्यों में जो राष्ट्रीय महत्व के संचार के साधन हैं, जैसे सड़कें हैं, यातायात के साधन हैं या सामरिक दृष्टि से सड़कें हैं, तो उन सामरिक दृष्टि से सड़कों की देखभाल की बात है या संचार राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या हम देखें दूरसंचार के लिए जो लाइनें हैं, तो इनकी जो देखभाल है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है, तो संघ द्वारा इस संबंध में राज्यों को निर्देश प्रदान किए जाएंगे और राज्य इन निर्देशों की पालना बाध्यकारी रूप में उनको करना क्या है? जरूरी है। और इस बात की उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 257 में किया गया है। राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना, संघ की सरकार संघ सूची के कुछ ही विषयों के ऊपर कार्य करने के लिए अपनी जिम्मेदारी किसको सौंप सकती है? राज्यों को सौंप सकती है। और यह बात हमें संविधान के कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलती है? अनुच्छेद 258 में देखने को मिलती है। तो संविधान के अनुच्छेद 258 के अनुसार संघ राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य, अर्थात जिन कार्यों को किसको करना है? संघ सरकार को करना है, वो संघ सरकार उन कार्यों को किसको सौंप सकती है? राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर सकती है। और राज्य द्वारा जब इन कार्यों को किया जाएगा तो जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे का पुनर्भरण, उस खर्चे को जो राशि प्रदान की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? संघ सरकार के द्वारा वो राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा हम देखें अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। भारतीय संविधान में 3 अखिल भारतीय सेवाओं की बात कही गई है। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं जिनकी भर्ती, जिनका प्रशिक्षण, जिनकी शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और इन्हें केंद्र की सेवाएं माना जाता है और इनकी नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और ये काम कहाँ करते हैं? ये राज्यों में काम करते हैं। तो राज्यों द्वारा कई बार इस बात को लेकर के अपनी शंका जाहिर की जाती है, अपना विरोध जाहिर की जाती है कि राज्यों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। किसके माध्यम से? इन अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से।
क्योंकि इन अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर अगर कोई नियंत्रण है तो किसका है, केंद्र का है। अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी है, इनके ऊपर कोई जांच करनी है या इनके ऊपर कोई मुकदमा कोई नियंत्रण इसके ऊपर जो है वो किसका है, केंद्र का नियंत्रण है। तो राज्यों के प्रशासन में इन अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से केंद्र का क्या बना रहता है, नियंत्रण बना रहता है। तो इस बात को लेकर भी केंद्र राज्य, हालांकि ये अखिल भारतीय सेवाओं का इस प्रकार का प्रावधान जो संविधान निर्माताओं द्वारा जो किया गया है वो राष्ट्रीय एकता की वृद्धि के लिए किया गया है। और सरदार पटेल द्वारा इन अखिल भारतीय सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम कहा जाता था, अर्थात भारत को जोड़ने वाला स्टील फ्रेम, जो सरिये का जाल जो है वो किनके द्वारा निर्मित किया गया है, इन अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा किया गया है। जो केंद्र द्वारा भर्ती प्रशिक्षण, इनके नियम, शर्तें, वेतन भत्ते आदि केंद्र द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, परंतु ये राज्यों में काम करते हैं और राज्यों के प्रशासन में अपनी तो राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की सिद्धि के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र द्वारा समय समय पर राज्यों को क्या प्रदान की जाती है, सहायता प्रदान की जाती है और अनुदान प्रदान की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 275 कहता है कि संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान दे सकती है। अनुदान देते समय संसद द्वारा राज्यों की उपज कुछ शर्तें क्या की जा सकती हैं, लागू की जा सकती हैं। इसी प्रकार आपातकालीन घोषणा भारत के संविधान का भाग 18 तीन प्रकार के आपातकाल की बात करता है और इससे तीन प्रकार के आपातकाल में जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो उस समय राज्यों की समस्त शक्तियां किसके पास हस्तांतरित हो जाती है, संसद के हाथों में, केंद्र सरकार के हाथों में हस्तांतरित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि राज्यों के ऊपर पूरा नियंत्रण किसका स्थापित हो गया, केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये प्रावधान हमारे संविधान के जो है वो केंद्र राज्यों के बीच किसका निर्धारण कर रहे हैं, प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण कर रहे हैं। इसके अलावा अगर केंद्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार का कोई मतभेद पैदा हो जाता है तो संविधान में एक ऐसा मैकेनिज्म स्थापित किया गया है, एक ऐसी व्यवस्था निर्धारित की गई है जिसके माध्यम से इस मतभेदों को क्या किया जा सके, निवारण किया जा सके। तो निवारण करने के लिए हम देखें कि संविधान में इस बात को स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्यों द्वारा जो भी संघीय कार्य हैं या संघ सरकार के जो न्यायालय के जो निर्णय हैं या उनके जो नियम हैं उनको अखिल भारतीय स्तर पर सभी राज्यों द्वारा क्या प्रदान की जाएगी, मान्यता प्रदान की जाएगी। न्यायालय के निर्णय हैं या संघीय न्यायालय, संघ सरकार के कानून हैं या आदेश हैं, उनको सभी राज्य सरकारें क्या प्रदान करेंगी, अपनी अपनी मान्यता प्रदान करेंगी, उनकी पालना सुनिश्चित करेंगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह बात संविधान की जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच किसका निवारण कर रही है, मतभेदों का निवारण कर रही है। भारत में जो भौगोलिक स्थिति है अगर उसको हम देखें तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो एक राज्य से निकल के कई राज्यों में क्या करती हैं, प्रभावित होती हैं। तो उन राज्यों के बीच में कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, एक नदी जल के ऊपर संघर्ष देखने को मिलता है। तो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद हमें कई दिखाई देते हैं, जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के बीच में हमें इसके पानी को लेकर के झगड़ा देखने को मिलता है। तो संविधान में इस बारे में भी बात की गई है। संविधान का अनुच्छेद 262 जो है वह संसद को इस बात की अनुमति देता है, संसद को इस बात की शक्ति देता है कि वह अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटान के लिए कोई आयोग बना सकता है। और यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 262 में यह भी कहा गया है कि संसद अपने कानून के माध्यम से इन अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों को अपना हस्तक्षेप करने से रोक सकती है और संसद के नियम के कानून के आधार पर इन नदी जल विवादों के समाधान के लिए क्या बनाए जा सकते हैं, आयोग बनाए जा सकते हैं। साथ ही अंतरराज्य परिषद की बात भी कही गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्य के बीच एवं परस्पर राज्यों के बीच जो समय समय पर विभिन्न प्रकार के विवाद पैदा होते हैं या सहयोग के जो बिंदु होते हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए अनुच्छेद 263 में किसकी स्थापना की बात की गई है, अंतरराज्य परिषद की स्थापना की बात कही गई है। अंतरराज्य परिषद की स्थापना 1990 में हम देखें की गई और इस अंतरराज्य परिषद की जब बैठकें होती हैं तो इसमें राज्यों के प्रतिनिधि, राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जब इसकी बैठकों में भाग लेते हैं तो परस्पर वार्ता के माध्यम से, परस्पर संवाद के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच में या परस्पर राज्यों के बीच में जो भी मतभेद होते हैं उन मतभेदों को सुलझाया जाने का प्रयास हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक और मंच हमें देखने को मिलता है, वो है क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण। भारत में क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय आधार पर भी कई विवाद हमें देखने को मिलते हैं राज्यों के बीच, तो उनके बीच परस्पर सहयोग, परस्पर संवाद कायम करने के लिए भारत में
गृह मंत्रालय द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया है और ये क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं इनकी अध्यक्षता गृह मंत्री करता है। राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेते हैं, वरिष्ठ मंत्री इसमें भाग लेते हैं। तो इस प्रकार इन साधनों के माध्यम से, इन तरीकों के माध्यम से केंद्र राज्यों के बीच में मतभेदों के निवारण भी हमें भारत के संविधान में, तो यहाँ प्रशासनिक संबंध इस रूप में निर्धारित होते हैं। साथ ही हम देखें कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ एरिया ऑफ डिस्प्यूट भी दिखाई देते हैं, विवाद के क्षेत्र भी दिखाई देते हैं। और ये विवाद के क्षेत्रों में हम देखें एक बहुत बड़ा पद है राज्यपाल का पद। यह राज्यपाल का पद जब से भारत का संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक काफी विवादित बना रहा और विवाद इसकी भूमिका को लेकर हुआ। और भूमिका क्या रही कि संविधान निर्माताओं द्वारा भारत में राज्यपाल को 2 प्रकार की भूमिकाएं सौंपी गई हैं। एक तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है साहब, और दूसरी भूमिका है कि वह राज्यों में संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है। जब राज्यपाल पद पर बैठने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी इन दोनों भूमिकाओं के बीच में असंतुलन पैदा हो जाए, अर्थात वह अपने को केंद्र का प्रतिनिधि मानकर, और दिक्कत जब ज्यादा खड़ी होती है साहब जब केंद्र में और राज्यों में परस्पर विरोधी दलों की सरकारें हों, तो केंद्र में राज्यपाल का पद केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हुए राज्य में विरोधी दल की सरकारों को गिराने के लिए जब काम करता है, राज्य के कार्यों में टांग अड़ाने का जब काम करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद बड़ा विवाद का विषय बन जाता है। और ऐसा कई बार हुआ कि राज्यपाल का पद ने बड़ी विवाद की स्थिति पैदा की। तो कई आयोग जो बने गए और आयोगों ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल के पद को निष्पक्ष कैसे बनाया जाए, इसकी भूमिका को किस प्रकार प्रभावी बनाया जाए, विवाद से कैसे बाहर निकाला जाए। तो मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर के राज्यपाल पद पर बैठने वाले गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उसे इन दोनों भूमिकाओं में तारतम्य स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा हम देखें नौकरशाही जिस प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं जो है, ये अखिल भारतीय सेवाएं किसकी है? केंद्र की है, पर इनको काम कहाँ करना होता है? राज्यों में काम करना होता है। तो ऐसी स्थिति में भी इन केंद्र और राज्यों के बीच में क्या विवाद पैदा होता है? कानून और व्यवस्था की स्थिति का जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है, परंतु राज्यों में जो राष्ट्रीय महत्व की संपत्तियां हैं, संचार के साधन हैं, या राष्ट्रीय राजमार्ग है या वायु मार्ग है, उनकी हवाई अड्डे हैं, इनकी देखरेख की जिम्मेदारी जो है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है, उनको अगर कभी कोई दिक्कत पैदा होती है तो केंद्र सरकार राज्यों में केंद्रीय पुलिस बल भेज सकती है। केंद्रीय पुलिस बल की जब राज्यों में तैनाती की जाती है तो राज्यों द्वारा इस बात का विरोध किया जाता है। और विशेषकर हम देख रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि दक्षिण के इन राज्यों द्वारा इस बात का प्रबल विरोध किया जाता है कि केंद्र द्वारा राज्यों में केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती नहीं की जाए। इससे राज्य के कार्य क्षेत्र में सीधे तौर पर केंद्र का क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। परंतु संविधान निर्माता ये चाहते थे, उनकी भावना ये थी कि राज्यों में जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, संपत्तियां हैं, उनकी देखरेख के लिए या संघ सरकार अपने निर्देशों को लागू करने के लिए केंद्र में पुलिस बलों की स्थापना पर राज्यों को विश्वास में लेकर के ये काम करना चाहिए। साथ ही आर्थिक नियोजन भारत में एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है, राष्ट्रीय एकरूपता का विषय है। तो संविधान निर्माताओं द्वारा योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन एक बनाया गया, और इस प्लानिंग कमीशन को आज हम किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग के नाम से जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग जो है, तो यहाँ हमें योजना निर्माण में बड़ी केंद्रीकृत भूमिका दिखाई दे रही है। केंद्रीय नियोजन की व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात यह देखा गया है हमारे शासन प्रणाली में कि राज्य व्यवस्था में कि नियोजन, प्लानिंग जो विषय है उसमें पूरी तरह से केंद्र की भूमिका है। राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों में राज्यों की भूमिका बहुत कम है, और नीतियां बनाते समय सभी राज्यों को एक जैसे समझा जाता है, जबकि प्रत्येक राज्य की अपनी अलग परिस्थितियां हैं, अपनी अलग भूगोल है, अपना अलग रिक्वायरमेंट है। तो राज्यों को क्या नहीं है? पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं है, ऐसी हमेशा बात की जाती है। राज्यों के हितों की अनदेखी की जाने की बात की जाती है, किसके द्वारा? राज्य द्वारा। किसमें? नियोजन में, योजना निर्माण में। तो इसको भी हम नीति आयोग के रूप में सरकार ने काफी दूर तक प्रयास करने का कम किया है। इसी के साथ वित्तीय संबंधों में भी हम देखें कि वित्त आयोग की स्थापना की जाती है कि केंद्र द्वारा जो कर हैं उन करों के बंटवारों को तय करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, 4 सदस्यीय। और इसके बारे में जो प्रावधान किया हुआ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में प्रावधान किया हुआ है। तो पर हम देखें कि जब से इस भारत सरकार द्वारा जीएसटी लागू किया गया है, संविधान में तो हमें बाकायदा केंद्र और राज्य द्वारा जो कर लगाए जाने हैं उनका संग्रहण किया जाना है, उनके सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। पर जब से ये हमने जीएसटी लागू किया है 2015 से,
तब से 2018 से जब से तो जीएसटी लागू होने से अब वित्तीय जो संबंध है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। सारे जो कर हैं उनका संग्रहण अब कौन करता है? केंद्र करता है। और उन करों में से बंटवारा कौन करता है? केंद्र द्वारा राज्यों को उनका बंटवारा प्रदान कर दिया जाता है। तो राज्यों के पास आय के स्रोत बहुत कम है। राज्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसके ऊपर निर्भर है? केंद्र के ऊपर निर्भर है। तो राज्यों की निर्भरता बढ़ती जा रही है किसके ऊपर? और केंद्र की स्थिति मजबूत होती जा रही है। तो यहाँ हमें देखना होगा कि भारत में हमें कौन सी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है? सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है, जिससे केंद्र और राज्य परस्पर एक दूसरे की आवश्यकताओं को क्या कर सकें? पूरा कर सकें, समझ सकें। तो इस रूप में प्रशासनिक संबंध भारत में हमें दिखाई देते हैं। धन्यवाद।